ये है कतना जी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। नमस्कार, न्यूज 247 सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी की एमआरआई मशीन पिछले 4 दिन से खराब चल रही है, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी इस बात की है कि एमआरआई रूम से बाहर अस्पताल के पिल्लरों में निजी एमआरआई करवाने वालों के बड़े बड़े इश्तिहार लगे हैं और अंदर सरकारी एमआरआई मशीन 4 दिन से ठप पड़ी है। कई मरीजों को जुलाई अगस्त के महीने में आज एमआरआई करवाने की डेट मिली थी, लेकिन 2 से 3 महीने इंतजार करने के बाद भी आज एमआरआई नहीं हुआ है। अब एमआरआई नहीं होने से मरीजों को इलाज में देरी के साथ समय की बर्बादी और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि 3 महीने के बाद आज एमआरआई करवाने की डेट मिली थी, लेकिन मशीन खराब होने के चलते आज भी एमआरआई नहीं हो पाया और मशीन ठीक होने पर फोन कॉल करके बुलाने की डॉक्टर ने बात कही। एमआरआई का हाँ जी। क्या हुआ फिर? एमआरआई हुआ नहीं हुआ? सर आगे की डेट दे दी, जो मशीन ठीक होगी तो फिर फोन करेंगे। खराब चल रही मशीन? हाँ खराब चल रही। आपका तो दिन भी वेस्ट हो गया। बेस्ट हो गया सर। दिन कितने दूर से आए थे? सर बहुत दूर से आए, देखो हाँ। 150-200 किलोमीटर दूर से आए। और डेट कब दी थी? जुलाई में दी सर। तो 4 महीने बाद आप आए थे और फिर भी अब एमआरआई नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। तो दिक्कत है, प्रशासन को ठीक करनी चाहिए। करनी चाहिए ठीक सर। क्या करवाना शेर सिंह नाम सर, मैं निर्वा से आया हूँ सर। क्या कराने आए? एमआरआई होना था सर। क्या हुआ फिर? टांग में प्रॉब्लम क्यों एमआरआई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, वो मशीन खराब हो गई। मशीन खराब? क्या बोला? अब नंबर दिए जी, जब जैसे ठीक होगी बोलो कॉल करेंगे बुला लेंगे जी। तो कब डेट दी थी आपको? डेट तो जुलाई में सर। जुलाई में दी हाँ थी? जी। तो दिक्कत नहीं है? नहीं, जुलाई में आया था चेकअप कराने ना, तो अभी 3 नवंबर की 28 नंबर की जुलाई में डेट दी थी आपको? हाँ जी, आज की? जुलाई तो में। आज भी नहीं हुआ तो कितनी परेशानी है? हाँ जी, दूर से आए। हाँ। किराया भाड़ा आपका तो वेस्ट हो गया, हाँ दिन जी, भी वेस्ट हो गया। हाँ जी। तो देखना चाहिए कि थोड़ा मशीन ठीक करे प्रशासन, नहीं या तो नहीं लगा दे। मेरा नाम करण है। कहाँ से आए थे, क्या करवाने आए थे? मैं कोटखाई से आया था, एमआरआई करना था। हाँ हाँ। क्या हुआ फिर? वो मशीन खराब हुआ बोल रहे। हाँ। अब 2-3 दिन नहीं बनेगा, तो नंबर दिया हुआ, जिस दिन वो होगा उस दिन बुलाने को बोल रहे। अच्छा, कब दी थी डेट आपको? 28 को है। नहीं, पीछे कब दी थी? जब पहले कब कहा था आपको कि एमआरआई करने की डेट? इतने तारीख को आना आपने? हाँ, ये 28 तारीख को आना है बोला हुआ। कब बोला था? हो गया 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए। ठीक है। न्यूज 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला में हिमाचल बीजेपी संगठन पर्व की प्रदेश स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक का आयोजन होटल ध्रुव में किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कर रहे हैं। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य आला नेता विशेष रूप से मौजूद हैं। इस बैठक में हिमाचल भाजपा के आंतरिक मुद्दों और सदस्यता अभियान पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक बैठक में संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक में भाजपा नेता विपिन सिंह परमार, पवन काजल, राकेश जम्वाल, सुखराम चौधरी, त्रिलोक जम्वाल, हंसराज, विनोद कुमार और अन्य जिला प्रभारी भी मौजूद रहे। आजकल भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है, जिसके तहत 2 सितंबर से पार्टी का प्राथमिक सदस्यता अभियान चला था और उसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान चला। आजकल बूथ कमेटियों का गठन हो रहा है। ये जो 3 अभियान संगठन पर्व के अंतर्गत हैं, आज की बैठक में उनकी समीक्षा की जाएगी और आगे इसी अभियान के अंतर्गत मंडलों के और जिलों के जो चुनाव होने हैं, जो कमेटियां बननी हैं, उसके गठन की समय सारणी तय होगी और उसमें क्या क्या किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है, उसके बारे में विचार विमर्श होगा। 16 लाख हमारे प्राथमिक सदस्य बने हैं, जो कि आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। कब तक उसकी सारी समय सारणी आज की बैठक में तय होगी। राष्ट्रीय स्तर से जो निर्देश आए हैं
वो सारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बताए जाएंगे और उस समय के अनुसार ही जो है वो चुनाव होगा। निश्चित रूप से वैसे तो ये पार्टी की संगठनात्मक बैठक है, परंतु कांग्रेस जो है वो अपने सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल का जश्न का कार्यक्रम 11 दिसंबर को मना रही है। पार्टी ने एक कमेटी बना रखी है। इस सरकार ने जो जनविरोधी निर्णय लिए, जो प्रदेश के हितों के खिलाफ निर्णय लिए, उनको एनलिस्ट करने के लिए इसलिए उस कमेटी की भी बैठक होगी और उस दृष्टि से पार्टी को क्या क्या करना है उस पर भी विचार होगा। न्यूज 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। हाटी समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार में निवास करता है। अपने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और अद्वितीय परंपराओं के लिए यह जाना जाता है। वर्षों से यह समुदाय अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने जनजातीय अधिकार को प्राप्त करने के लिए अभी भी आंदोलनरत है। देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले वर्ष 4 अगस्त 2023 को हाटी समुदाय से संबंधित दूसरा अनुसूचित जनजाति विधेयक संसद से पारित करवाकर लाखों हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय दर्जा दे दिया था। इसके बाद 1 जनवरी 2024 को राज्य सरकार ने केंद्रीय कानून को क्रियान्वित कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस विधेयक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी और माननीय उच्च न्यायालय ने कानून पर अंतरिम मुहर लगाई। अब इस पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2024 को होनी है। सिंगता, अध्यक्ष हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश। देखिए, आज हमारी जो राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग है शिमला में हुई, जिसमें हमारे तमाम पदाधिकारी, माननीय महासचिव संगठन मोहन शर्मा जी, महासचिव डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, हमारे संस्थापक कोषाध्यक्ष अपने एडवोकेट बीएन भारद्वाज जी और जिला शिमला के हमारे जो इकाई है उसके जुझारू अध्यक्ष सतपाल चौहान जी और मुख्य सलाहकार हमारे कमल शर्मा जी उपस्थित रहे। आज हमने ये निर्णय लिया कि किस प्रकार से हमारा जो मंच की पिछली गतिविधियां रही उसका एक तो लेखा जोखा का निरीक्षण किया गया और इसमें अभी तक मंच के द्वारा जिस प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका में लाखों हाटी समुदाय के लोगों के लिए संघर्ष किया गया वह काबिले तारीफ था। अब मंच ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हमारी एक पिटीशन है और जिसमें हम लाखों हाटी समुदाय के लोगों के अधिकारों के लिए माननीय उच्च न्यायालय में पार्टी बने हैं और लाखों हाटी समुदाय के लोगों के लिए हमने एक वरिष्ठ अधिवक्ता और जो सीनियर डेजिग्नेटेड विद्वान आदमी है उनको हमने हायर किए हैं और वे हमारे हाटी विकास मंच की ओर से केस प्लीड करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो मामला है अभी माननीय उच्च न्यायालय में इंटरिम स्टे उस पे मिला है, जिसके कारण 16 दिसंबर 2024 को अगली सुनवाई होनी है। तो इसी संदर्भ में हमने भी आज यहाँ निर्णय लिया कि हमारी जो लीगल टीम माननीय उच्च न्यायालय में काम कर रही है उनके साथ हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और जितनी भी वहां पे रिक्वायरमेंट हमारी लीगल टीम हाटी विकास मंच की ओर से चाहिए हम उनको पूरी वह अवश्य ही उनको पूरी जानकारी देंगे और उनकी पूरी सहायता करेंगे। और हाटी विकास मंच एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसने विधानसभा से लेकर संसद तक इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाया है और आगामी न्यायिक संघर्ष भी लाखों हाटी समुदाय के लोगों को शीघ्र ही दिलाएगा। न्यूज 247 के लिए सिरमौर से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। जिला कांगड़ा की विधानसभा नूरपुर के तहत आते कस्बा जसूर के साथ लगती पंचायत कमनाला में एक गौशाला में आग लगने से अंदर बंधी हुई गाय आग की भेंट चढ़ गई। स्थानीय पंचायत के उप प्रधान संदेश ढड़वाल ने बताया कि देर रात सूचा सिंह वार्ड 3 की निवासी की गौशाला में आग लग जाने से एक गाय की मौत हुई है। यहाँ गौशाला के अंदर रखा सामान भी जल गया और साथ में गौशाला के अंदर बंधी गाय भी जल गई है। जैसे ही आग की लपटें जली तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ आग की भेंट चढ़ चुका था। सूचा सिंह जहां एक अपाहिज है वहीं दूसरी तरफ गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त हैं। उन पर एक और विपत्ति अब आ पहुंची है। पंचायत सहित गाँव वासियों ने पीड़ित को सरकार व विभाग से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। मैं डॉक्टर रितम पशु चिकित्सक बदूही में कार्यरत हूँ अभी, और हमें अभी सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे शेड जो है वो जल गया है और उससे गाय की मृत्यु भी हो गई है। तो हम अभी जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो हम मौके पर पहुँच गए हैं और अपेरेंटली जैसे यहाँ पे आप सब देख सकते हो पीछे, तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि गाय की मृत्यु जो है वो जलने से हुई है। आगे हम पोस्टमार्टम करेंगे, फिर आगे की कार्रवाई जो है हम अपनी कर देंगे। बहुत दुखद घटना है। एक तो जो गौ माता
इसका एक सोच नहीं सकते कि कैसे जल के बेचारी दर्द, कैसे इसकी ज़िंदगी यहाँ तबाह हुई। लेकिन उससे मुझे लगता है कि इसके घर जो बाकियों की उसने जो आई हुई थी इसकी होनी उसने अपने ऊपर ले ली। और ये एक ऐसा परिवार है बहुत गरीब, और इसका जो सुच्चा सिंह है वैसे हैंडीकैप है। कुछ समय पहले इसको एक कैंसर पीड़ित रहा है, उससे भगवान ने पता नहीं कैसे इसको बचाया। इसके घर वाली जो संदेश कुमारी है उसने अपना परिवार चलाया हुआ है। उसकी 2 बेटियां, 1 बेटा है। ये किसी हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट में झाड़ू पोछा करती है, 1-2 जगह लोगों के बर्तन बुर्तन मांज के अपना घर चलाया हुआ था। लेकिन शाम को जैसे कि कूड़ा एक गाँव में इकट्ठे करते हैं, आग वो जलाई होगी, डेली रूटीन में जलाते थे, तो चले गए होंगे, थोड़ी बहुत आग रहेगी, हवा चली और उससे पूरी आग जो है पकड़ ली उन्होंने। वैसे जो उसका मक्की के जो होते हैं, टांडा बोलते हैं उसको हम, उसका दरिया वगैरह लगाया हुआ था, उसके कारण पूरी आग लग गई। इसके इनको भी, इनके शॉल भी जल गया है। अगर गाँव वासी पड़ोसी पूरे इकट्ठे ना होते तो शायद ये भी बीच में जल जाती। इसको खींचा उन्होंने, बड़ी बाहर निकाला है। तो बहुत बड़ी ये ट्रेजेडी है हमारे पंचायत में, और दुख होता है। उनसे इस परिवार की हेल्प होनी चाहिए। और गौ माता पर तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ही दुख घटना है हमारे ये हिंदू धर्म के लिए भी, और भगवान इसकी आत्मा को भी सहन करने की शक्ति दे। यही हमें संदेश जी, सरकार और प्रशासन से क्या? मैं सरकार से और प्रशासन से करूँगा, दुआ करूँगा कि इस परिवार की जितनी हेल्प हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ये परिवार पहले से पीड़ित रह चुका है, बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा सा संभला। मैंने पहले जैसे आपको बताया कि ये परिवार सुच्चा सिंह जो है कैंसर पीड़ित एक रहा है, उससे गुजरा हुआ है। तो अभी ये पूरा जो हमारा पाहिज टाइप है, पूरा काम नहीं कर सकता ये। तो इसकी जो घरवाली संदेश कुमारी है, उसके ही कारण जिस घर का पूरा जो पालन पोषण हो रहा है, तो इसके ऊपर बेचारों को अब ये बहुत बड़ी ये गाय थी, इससे दूध बेच के ये अपना पालन पोषण करते थे। पालन पोषण जो है अभी बच्चों को पालते थे, अभी वो भी इनका जरिया ख़त्म हो गया। तो मेरा सरकार से और प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प जितनी हो सके उस परिवार की जाए। प्रधान जी, जिस तरह से कि आग में यहाँ आसपास आप देखेंगे इनका काफ़ी और भी सामान बिखरा पड़ा है, क्या एक अनुमानित आप लगाते हैं कि कितना नुकसान इनका हुआ? बहुत ज़्यादा सर। इनका जो खाने वाला जो कनक गेहूँ है वो भी जहाँ पर रखी है वो जल गई है, टैंकी अंदर है, उसके बाद में पूरी जल गई है। पंखे पूरे 2 आपके सामने हैं, गद्दे उन्होंने जहाँ रखे थे वो जल गए हैं, मंजे जल गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है इनके मर्द। तो मैं सरकार से, एक तो होता है कि जैसे पशु का जो मिलेगा इनको वो तो मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी जो जितनी इनकी हेल्प हो सके। ये तो बेचारे अभी तो खाने से भी वो गए हैं, इनके बाद दाने भी यहाँ जल गए हैं, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होनी चाहिए। थैंक यू। न्यूज 247 के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर सगुड़ा की गौशाला में मूर्ति प्रतिष्ठापना संपन्न हुई। नजदीकी गांव रायपुर सगुड़ा की गोपाल गौशाला में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 4 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में आज अजनोली के स्वामी रामानंद द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पावन अवसर का पुण्य कमाया। स्वामी ने कहा, यदि सभी ग्राम पंचायतें बेसहारा गौवंश संरक्षण की जिम्मेदारी ले तो फसलों की रक्षा, इनके कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा, गौ माता न केवल पवित्र प्राणियों के रूप में पूजनीय है, बल्कि इनका आर्थिक महत्वपूर्ण भी बहुत अधिक है। दूध मक्खन की कमी को भी ये पूरा करता है और दही पनीर आदि भी प्रदान करता है। इनके गोबर व मूत्र को फसलों में डालने से कीटनाशक स्प्रे भी नहीं करना पड़ता। सरकार को चाहिए कि गौशालाएं प्रत्येक गांव में बनाई जाए। यदि यह संभव ना हो तो गांव के क्लस्टर बनाकर गौशाला बनाई जाए ताकि गौवंश बेसहारा न घूमे। उन्होंने संगतों से अनुरोध किया वह गौ माता को बाहर नहीं बल्कि उनके घर में रखकर ही पूजा करे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। न्यूज 247 के लिए मेहतपुर ऊना से ML सहूर की रिपोर्ट। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैनी लोहारों द्वारा जमींदारों के जार बनाने की प्रक्रिया जारी है। लोहार जमींदारों के औजार पैसे के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि बदले में उन्हें हर 6 महीने के बाद फसल के समय अनाज का एक आधा भाग दिया जाता है। यहाँ यद्यपि लोहार के पास तीहर जमीन नहीं होती है, लेकिन जमींदार हर 6 महीने बाद अपनी फसल का निश्चित भाग इनको देते हैं, जिससे लोहार गांव के जमींदारों से काफी अनाज इकट्ठा कर लेते हैं और उनके परिवार का पालन पोषण हो जाता है। लोहार गांव के एक निश्चित भाग में बने जमींदारों के बुलावे पर उनके कृषि औजारों की मरम्मत करते हैं और साथ में जमींदारों को नए औजार भी बना कर देते हैं। अब यहाँ आरण में किसानों के औजार बनाने के लिए किसानों द्वारा लोहार को लोहा और
कोयला उपलब्ध करवाया जाता है। ये पुश्तैनी कारीगर किसानों के लिए कुल्हाड़ी, दराट, दराटी, झब्बल, कुदाली, गैंती, हल्के फाले, आड़ू, छुरी, चाकू, छैनी, हथौड़े, बसोले और बाकी किसानों के रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार के औजार तैयार करके देते हैं। सिरमौर जनपद के गिरिपार क्षेत्र के पुश्तैनी कारीगर लोहार सुंदर सिंह, भगत राम, धनीराम हम उससे औजार बनाते हैं और हमारे पास जो सदियों से चले हुए आए पुराने औजार उसकी मरम्मत कराते हैं, उसी से काम चला रहे हैं। हमारे पास कोई नया औजार नहीं है, न नया हल नहीं है, पुराना हल है, पुराने उसमें नसी लगती है और लोहार बनाता है फाड़ी। और हमारे पास कसरा है, थैना है, बसोला है, कोई भी कुल्हाड़ी है, सारी मरम्मत हमारे पास जो है कारीगर लोहार ही करता है। के लिए दासी, कसरा, कुल्हाड़ी, नसी, हल, जुंगड़ा हर चीज़ बना के देते हैं दासी। और आम फसला जिम्मेदारों से लेते हैं, इसके ऊपर हमारे परिवार का निर्वाह होता है। कोई भी आइटम बनाने चाहो, फरुआ है, कसला है, दाचे है, कुल्हाड़ी, बसोला है, हर चीज़ हम जिम्मेदारों को बना के देते हैं। अब तो कहीं टेक्निकल चला हुआ है, मशीनरी है, लेना देना है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जिम्मेदार का काम यही यहीं से लोहार पड़ने से चलता है। दाची, कसला, नसी, कुल्हाड़ी सब कुछ हम उनको बना के देते हैं। न्यूज़ 247 के लिए सिरमौर से जीवी शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि शीतकालीन सत्र में 4 बैठकें होंगी। इसी के साथ पूरे कैलेंडर वर्ष में विधानसभा की कुल 27 बैठकें आयोजित होंगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ई विधानसभा के बाद हिमाचल विधानसभा अब नेवा ऐप पर भी उपलब्ध है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विदेश दौरे की भी जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान सुझाव भी दिया कि हिमाचल विधानसभा की विशेष बैठक बुलाकर हिमाचल के जरूरी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, जिसमें विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका भी शामिल हो। कैमरा प्रोसीडिंग विशेष अधिकार के तहत उन्होंने ये विशेष बैठक बुलाने का सुझाव रखा। साथ ही उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करने की भी बात कही। आज की ये प्रेस वार्ता रिलेटेड टू जो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो सिडनी में हुई और उसके बाद 3 और देशों का जो दौरा विधानसभाओं के द्वारा, अध्यक्षों के द्वारा हुआ, उस सिलसिले में भी है। और जैसा आपको जानकारी है कि विधानसभा का सत्र जो है विंटर सेशन वो धर्मशाला में 18 से 21 का जो प्रपोज़ल गवर्नमेंट से आया था, जिसको हमने राज्यपाल महोदय को जो है अप्रूवल के लिए भेजा था, उसकी अप्रूवल हमको रिसीव हो गई, मिल गई और इसकी नोटिफिकेशन सेशन की आज हो रही है। तो हमने लगभग कुल मिला के 27 सीटिंग्स जो है इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में विधानसभा की होंगी। हमने पहले 12 सेशन में की, बजट सेशन में 11 मानसून सत्र में की, अब 4 जो है अब होंगी। तो कुल मिला के 27 सीटिंग्स होंगी। और जो विशेष जानकारी आप सब के लिए है, हम अब नेबा पर आ गए हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगी तो विधानसभा की सारी जो सूचनाएं हैं जो मीडिया को, जो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध होंगी। पहले हम जो अपना ई विधानसभा थी उसके ऊपर थे। अब जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्र स्तर के ऊपर सभी विधानसभाओं को, लोकसभा को एक ही ऐप से जोड़ने का काम जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा के द्वारा हुआ है। और अब हिमाचल विधानसभा भी ई विधानसभा के बाद अब नेबा के ऊपर जो है हम आए हैं। हमारी सारी सूचनाएं अब इस ऐप के माध्यम से अवेलेबल होंगी आज की नोटिफिकेशन के बाद। दूसरा, अभी
जिसमें आप जानते हैं कि लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में देश भर के सारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी संबंधित मीटिंग्स दिल्ली में होती है और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, होम अफेयर्स, सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें राष्ट्र भर के सारे जो विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, विधान परिषदों के जो चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब उन जो है ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भाग लेते हैं और इसका जो प्रेल्यूड है वो लोकसभा में डिसाइड होता है। विषय लोकसभा डिसाइड करती है और वो विषय जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शंस में जो विषय हैं उस विषय को जो है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर रखना है इस बारे में पूरी तरह से चर्चा होती है। तो जो विषय हमको दिए गए थे वो विषय जो है मैंने यहाँ से 3 विषयों के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करने की सहमति जो है यहाँ से मैंने प्रकट की थी, लेकिन लोकसभा ये डिसाइड करती है कि किस विषय के ऊपर कौन अध्यक्ष जो है वहाँ इंटरवीन करेगा। तो मैंने तो 3-4 विषयों के ऊपर दिया था, तो उन्होंने एक विषय के ऊपर और कुल मिला के 7 या 8 अध्यक्ष जो हैं उन विषयों के ऊपर इंटरवीन करने के लिए ये लोकसभा जो है उसका चयन करती है। और लोकसभा ने जो मेरे दिए गए विषयों के बाद मुझे जो बेंचमार्किंग है, बेंचमार्किंग इन द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, कौन से ऐसे बेंचमार्क एस्टेब्लिश हों जिससे विधानसभाओं की कार्रवाई जो है एक एथिकल बेस के ऊपर चले, जहां चर्चा जो है लोगों से जनहित से जुड़े हुए विषयों के ऊपर ज़्यादातर हो और जो है राजनीति कम हो। तो उस विषय के ऊपर मैंने अपना जो है वहाँ इंटरवेंशन दिया था और उसको सराहा भी गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जो क्वेरीज मैंने रेज की थी उस क्वेरीज को पैनल भी वॉज नॉट इन ए पोजीशन टू एक्सप्लेन, बिकॉज व्हाट आई वांटेड टू नो इज़ कि बेंचमार्क्स तो हमने एस्टेब्लिश किए, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के डिसीजन जो है दैट इज़ ए बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड बाय द हिमाचल प्रदेश विधानसभा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ and which was upheld by the High Courts, by the Supreme Court also. And as per the latest judgment of the Supreme Court also, wherein a Tamil Nadu speaker was in a way to accept the resignation of a MLA, and he took some time. The other party went to the High Court. High Court gave a direction. Vidhan Sabha went to the Supreme Court, and Supreme Court again said that we cannot give a direction to the Speaker. It is his domain to decide. However, we request him to decide it in a reasonable manner. So the benchmark which we established here in this Vidhan Sabha, that was also discussed, and various other benchmarks established by the various countries, that was also discussed. जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा डिस्कशन में, क्योंकि जुडिशरी भी पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है और एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और वहाँ पर जो चर्चा आई, जो लैटिमार प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको ले डाउन किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजेस, एग्जीक्यूटिव के टॉप ऑफिशियल्स, लेजिस्लेचर हेड इकट्ठे बैठकर जो है जो देश से जुड़े हुए मसले हैं, प्रदेश से जुड़े हुए मसले हैं, उनके ऊपर आम सहमति जो है पैदा करे, क्योंकि व्यूज़ डाइवर्जेंट नहीं होने चाहिए, व्यूज़ सपोर्टिव होने चाहिए। एक दूसरे के ऊपर हम रेगुलेटर का काम ना कर कर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम. This was discussed there.
जो कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको मेथड को अडॉप्ट किया, जो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है और इसके ऊपर हमको भी आगे काम करने की ज़रूरत है। बेंचमार्किंग, हमारे पास सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और प्रिविलेज कमेटी है, कंटेम्प्ट ऑफ द विधानसभा है, ऐसे सारे विषय हैं हमारे पास। ऑलरेडी वी आर इक्विप्ड विद द रूल्स। लेकिन सवाल है, जब कोई भी माननीय सदस्य विधानसभा के अंदर आता है और उसके माइंड के अंदर क्या है, ये तो जब वो वहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करता है तभी पता लगता है इनके माइंड के अंदर क्या है। बेंचमार्क्स होने के बावजूद भी अगर कोई माननीय सदस्य अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए माननीय सदन के अंदर जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, तो विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके पास कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो विधानसभा की जो परिधि है अंदर 4 वॉल्स है, उसमें पूरी फ्रीडम देता है कि एवरी मेंबर, इलेक्टेड मेंबर हैज़ ए राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। ही कैन कॉज एनी aspersions also, he can cause any insinuations also, which will not amount to any derogatory remark or defamatory remarks. This is the constitution has given this powers to the elected people. तो मैंने यही पूछा था कि vis-a-vis जब elected आदमी के पास ये सारे अधिकार क्षेत्र हैं, आप कौन सा ऐसा बेंचमार्क है जो विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं जो एस्टेब्लिश करें, जिससे उस मान्य सदस्यों को विचारों की उस अभिव्यक्ति में रोकने का प्रयास किया जाए। वैसे तो हैं स्पीकर के पास अधिकार, ये ऊपर में ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। और जो हमने देखा वहाँ जाकर, जो दूसरे देशों में, क्योंकि वहाँ तो रिप्रेजेंट एज ए इंडिया किया गया और पार्लियामेंट की तरफ से जो डेलीगेशन के रूप में अधिकृत किया गया, उस रूप में वहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की गई। लेकिन मैंने ये महसूस किया व्यक्तिगत तौर पर, अब चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लो, जापान को ले लो, न्यूजीलैंड को ले लो या साउथ कोरिया को ले लो, ये सारी जगह पहाड़ हैं, पर्यावरण है और उन्होंने अपने पहाड़ों का, पर्यावरण का संरक्षण किया है और उस प्रकार से नहीं किया जिस प्रकार से यहाँ कंप्लीट बैन है। जैसे सिविलिकल्चर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में पूरा बैन है कि आप हरे पेड़ों को काट नहीं सकते। उन्होंने जो है पहाड़ों को काट करके नई स्पीशीज वहाँ ग्रो करके जो है नई तरह की वेजिटेशन जो है वहाँ पैदा करके, पास्चर्स पैदा करके, जैसे न्यूजीलैंड में जो है पहाड़ों को जो है काटने के बाद वहाँ अलग से जो है फ्लोरा फौना क्रिएट करने के बाद जो शीप रेयरिंग है, शीप ब्रीडिंग है, जो शीप से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो न्यूजीलैंड की लीडिंग इंडस्ट्री है, वहाँ काम उन्होंने किया है। जब यद्यपि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और उनको हमारे बारे में, जैसे हिमाचल है, हिमाचल के बारे में भी जानकारी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत कम है। तो हमने जहाँ जहाँ अपनी एम्बेसीज में गए तो हिमाचल के जो टूरिज़्म के क्षेत्र में जो हम कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, विभाग कर रहा है, उससे रिलेटेड सारा जो मटेरियल था उन एम्बेसीज के माध्यम से हमने वहाँ अपने एम्बेसडर्स जो हैं वहाँ पर उनमें हमने पहुँचाया कि वो उसकी ट्रांसलेशन करके, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का भी बैरियर है। अब जापान है, वहाँ इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। कोरिया है, वहाँ भी इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आइदर यू मस्ट नो द जापानीज और द कोरियन लैंग्वेज, अदरवाइज वेरी फ्यू पीपल वेयर वाई यू कैन इंटरेक्ट विद देम इन इंग्लिश ऑल्सो। तो उन लोकल भाषाओं में उस मटेरियल को जो है ट्रांसलिटरेट करके जो है वहाँ पर एम्बेसीज के माध्यम से बुटवाने का काम हमने वहाँ पर, जो पेपर था हमारा, उसके माध्यम से हमने किया। हिमाचल में जैसे हमारा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत सा जगह उसको माना जाता है, लेकिन अभी उसका एक्सपेंशन उस लेवल पर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने पहाड़ों का संरक्षण करके टूरिज़्म की दृष्टि से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है, उन्होंने विकसित किया है। हम भी अगर टूरिज़्म को अपनी इकोनॉमी का बेस बनाएं
और अपने पहाड़ों का संरक्षण कर उस प्रकार से टूरिज्म को विकसित करने के लिए प्रयास करें, तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो है हिमाचल के पास टूरिज्म की दृष्टि से हमारे पास है। न्यूजीलैंड में कोई और दूसरी इंडस्ट्री नहीं है, बेस्ड सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ऑर्गेनिक बेस्ड है, वो फल पैदा कर रहे हैं या ज़्यादा ज़्यादा जो शीप की फार्मिंग कर रहे हैं या आपका डेयरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एरिया हमारे से बहुत ज़्यादा है उनका, तो हमको हिमाचल प्रदेश को वीज़ा विज़ जो है उस लेवल के ऊपर उन कंट्रीज़ के साथ हमारे जो यहाँ पर रिसोर्स है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। वहाँ से बहुत सारी कंपनीज जो हैं दे वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ tourism industry in Himachal Pradesh also. So we have to invite all those companies, multinationals, so that we can excel in the tourism and we can make a boon to the state of Himachal Pradesh. तो ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा मैच्योर है, 2 पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी नहीं है और नेशनलिज्म ज़्यादा है। एक छोटे से छोटा आदमी भी राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र के लिए अपना जो योगदान है उसकी बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली और इश्यूज़ वहाँ भी हैं, ट्राइबल के इश्यूज़ हैं। जैसे न्यूजीलैंड में मॉरीज हैं, वो क्लेम करते हैं वी आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ द न्यूजीलैंड, कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले हम आए। वो उनकी जो थ्योरी है और उनके जो राइट्स है उसकी भी एजिटेशन वो वहाँ पर न्यूजीलैंड में हो रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको हमारा जो हिस्सा है गवर्नमेंट मेकिंग में वो ज़्यादा चाहिए। तो मतलब वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो देश में भी हैं, हमारे देश में भी हैं, वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट होती है, नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाता है। और यहाँ वेयर एज हमारी प्रोटेस्ट और उन प्रोटेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। तो ये बहुत अच्छा लगा जो ये हमारा दौरा रहा और बहुत कुछ जानने का सीखने का मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि हमें भी विधानसभा में बैठकर, मैं अभी बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, नेता प्रतिपक्ष से भी, कि एक सेशन हमको एक ऐसा 2-3 दिन की सेटिंग करनी चाहिए जिसमें जो इश्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश हैं, जो इश्यूज़ हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं, हम सुधार करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल जो है टूरिज्म की दृष्टि से कैसे जो है हम ले जा सकते हैं, इन विषयों के ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए और उसके ऊपर कॉन्सेंसस इवॉल्व करना चाहिए और कॉन्सेंसस और उन इश्यूज़ को पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। जो चर्चा में जो है प्रदेश हित में जो है ये विषय जो है सभी गवर्नमेंट्स को, चाहे ए गवर्नमेंट आए चाहे बी गवर्नमेंट आए, उनके ऊपर वो कॉन्सेंसस इवॉल्व करके आगे निकलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इफ एनी क्वेश्चन वी रिप्लाई टू दैट। बहुत मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं सोच। 9 विधायक जो भाजपा के थे उनके ऊपर आपने प्रोसीडिंग चलाई थी, तो फैसला कब तक, क्योंकि अब तीसरा सत्र आने वाला है? ऐसा है, वो इशू जो है वो विधानसभा के अंदर का है। मैंने पहले भी कई बार आपसे ये जिक्र किया है, क्योंकि एक तो मैंने पहले बताया आपको कि प्रिविलेज कमेटी हमारे पास है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के रूल्स रेगुलेशन लॉ हमारे पास है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का जो इशू है वो जो है ये पहली बार विधानसभा में जो ये प्रोसीडिंग्स हमने जो ड्रॉ की हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस की हैं। अब ये प्रोसीडिंग्स जो है आगे बढ़ेंगी और उपयुक्त समय के अंदर विधानसभा के अंदर ही उनका निर्णय होता है प्रोसीजरली। पर दिस इशू एज आई सेड इट इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ ए बेंचमार्क। इससे पहले की विधानसभाओं में ये ऐसा इशू डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये दिस इज अगेन लाइकली टू सी इन द फ्यूचर कैसे इस इशू टाइम बॉन्ड होता नहीं है इशू, क्योंकि ये विधानसभा का टर्म 5 ईयर है, वही टाइम बॉन्ड है। इसमें एक सेशन की बात, कोई भी इशू आता है हाँ। तो जैसे होता है कि अगर बजट सत्र में आया तो बजट सत्र में उसमें निर्णय ले लिया जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा इसको 5 साल तक भी चलाया जाए। हमारे पर ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी तमिलनाडु में अध्यक्ष ने जो है कांग्रेस के एमएलए ने रिज़ाइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की बात कही, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो हाई कोर्ट में चला गया। जैसे यहाँ गए थे तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, जैसे यहाँ पर 3 जजेस में एक जज ने बोला डायरेक्शन दी जा सकती है, 2 ने बोला नहीं दी जा सकती है, एंड द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वेंट विद दिस डिसीजन कि वी कैन नॉट
issue any direction to the domain of the speaker. He is to decide, however he should decide in a reasonable time. तो महाराष्ट्र का भी इशू यही था, आपने देखा जो गवर्नमेंट वहाँ पर चेंज हुई, अब तो री इलेक्शन हो गया वहाँ पर। सर आपने जो सेशन की बात की है ना कि एक सेशन ऐसा भी हो जिसमें एयरपोर्ट्स का डिस्कशन हो गया है, इसमें बात करेंगे सीएम से, नेता प्रतिपक्ष से, ये क्या जो सेशन जो होते हैं हमारे पास हमारे रूल्स के अंदर प्रोविजन है कैमरा प्रोसीडिंग्स का, जिसमें जैसे जो मैंने लैटिमार प्रिंसिपल की बात की जो वहाँ पर डिस्कस हुआ, जुडिशरी के लोग, लेजिस्लेचर के लोग, एग्जीक्यूटिव के लोग सारे इकट्ठे बैठकर जो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है वो बैठ के चर्चा करें और जो है उसमें सपोर्टिव व्यू पॉइंट आए। अब हम कोई भी विंग जो है वो है तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम, दिस इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, और चाहे वेदर वी आर फ्रॉम ए जुडिशरी और फ्रॉम ए लेजिस्लेचर और फ्रॉम ए एग्जीक्यूटिव, वी हैव टू वर्क इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम. System is, the system has to grow, the democracy has to grow, the resources has to grow. People of Himachal Pradesh, people of the country, they must have a good living also. Everybody want a good living. तो वो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर बैठ के हम इस तरीके से बात करें ताकि हमको पता लगे कि भाई स्टेट का रिसोर्स तो ये है. अगर मैं हाई कोर्ट से बैठे बैठे कोई डायरेक्शन पास कर दूं विदाउट नोइंग द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, तो मतलब स्टेट फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के बाद वो में से पेंडिंग तो हैं 2000 करोड़ की डिग्री सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद पीबीएमबी में वो पैसे मिले तो नहीं ना. शानन का इशू चल रहा है, तो ये जो इशू है इन ऐसे इश्यूज के ऊपर कॉन्सेंसस होना चाहिए, जुडिशरी भी उसमें साथ आए. ये वहाँ पर ये चर्चा में आया ये लैटिमार प्रिंसिपल कि वहाँ हाँ कि सेशन में तो चलो ना, सेशन में तो हम इंटरनल बैठ के दोनों रूलिंग एंड ऑपोजिशन के पार्टी के लोग बैठे हैं और स्टेट के जो इश्यूज है वो सामने रखे. सब गवर्नेंस ए की रही, बी की रही, 5-5 सालों में सब की रही. और अब ये इश्यूज जो हैं ये स्टेट से संबंधित इश्यूज हैं, जैसे फाइनेंशियल इशू है, लोन का इशू है, तो ये स्टेट से संबंधित इश्यूज है. इसके ऊपर कैसे हमको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कौन सी पॉलिसीज को हमको आगे जो है आगे लेके चलना है, कौन सी पॉलिसीज को अबंडन करना है, दैट द स्टेट मस्ट थिंक टुगेदर. न्यूज 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट. आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही. देखते रहिए न्यूज 247 सुपरफास्ट. जनता की आवाज सरकार तक, सरकार की नीतियाँ जनता तक, क्योंकि सच है तो सामने आएगा. अपराध से अंजाम तक, खेत से किसान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि हम 247 भारत पल पल देश और दुनिया की खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर. और देखें NXT डिजिटल के चैनल नंबर 116 पर.